हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है नाइन्थ क्लास है और नाइन्थ क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा लेसन नंबर 4 को हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता है कि लेसन नंबर 4 में हम लोग पहले हम देख चुके थे चुनावी राजनीति। लेसन नंबर 3 में हमने चुनावी राजनीति देखी। आज हम लेसन नंबर 4 में बात करेंगे संस्थाओं का कामकाज, कि जो आपकी संस्था है वो किस प्रकार का कामकाज कर रही है, क्या चीजें हैं, इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? आइए बात करते हैं संस्थाओं का कामकाज। कौन सी संस्था, कैसा कामकाज, और इसी पर हम बात कर रहे हैं परिचय की। ठीक। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासक का चुनाव करना भर नहीं। अगर आप केवल लोकतंत्र का मतलब ये मान लो कि जो लोग हैं वो अपने शासक को चुनाव करते हैं, तो केवल इतना पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ कायदे कानून को मानना होता है। भाई एक लॉ बना हुआ है, कुछ लॉ है जिनके अनुसार लोगों को चलना है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। इसको समझने का प्रयास करेंगे और हम देश में किस तरह से महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, लागू होते हैं, और यह भी हम देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस प्रकार सुलझाया जाता है। इस अध्याय में फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ध्यान देंगे। तो 3 संस्था है, कार्यपालिका, ठीक, और विधायिका, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, क्या कार्यपालिका को, जो आपकी विधायी पालिका है, आपने की पढ़ा है? कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं और न्यायपालिका की व्यवस्था में कुछ क्या आप जानते हैं? इन शब्दों के बारे में मुझे आप विस्तृत से बताइए। कितने लोग इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, बताइए। ये जो हम आपकी 3 संस्थाओं की बात कर रहे हैं, देखिए चलिए, विधायिका यानी कि जहां पर विधान बनता है, जैसे हमारी संसद, हमारी विधानसभा। कार्यपालिका जो देश को चलाते हैं, जैसे केंद्र पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्य परिषद। न्यायपालिका में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। क्लियर है? आप उन कक्षाओं पर उन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम उनका सापेक्ष वर्णन करते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। हम प्रश्न करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है, इन कामों को हम क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार इनकी तुलना दूसरों से लोकतांत्रिक संस्थाओं में इन संस्थाओं से करते हैं। आप इस अध्याय में राष्ट्रीय स्तर की सरकार, कामकाज, उदाहरण, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार, संघ की सरकार, और हम पढ़ते हुए कि आप प्रदेश की सरकार और कामकाजी उदाहरणों पर आप नजर रखेंगे। ठीक, ये आपको देखना है कि कैसे क्या कुछ है, कैसे आप इनको समझ सकते हैं। इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं कि क्या हमारी संस्था है, किस प्रकार से काम करती हैं, क्या कुछ है। क्लियर है? ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। कुछ ऐसे फैसले जिनको कौन लेगा और कैसे लिए जाते हैं। एक सरकार का सरकारी आदेश, कि कोई सरकारी आदेश किस पर है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी करा जिसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेश की तरह इस ज्ञापन की भी एक संख्या थी
और ये आदेश उस संख्या से जाना जाता है। जब OSR नंबर है, ये SR नंबर यानी कि डेट है 12 तारीख, सॉरी 31 तारीख 12 महीना और 1990, और ये इसका नंबर है 360। क्लियर है? जन शिकायत पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक संयुक्त सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सेक्रेटरी उसका होता है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपर, निजी से ऐसे होते हैं, आदेश पर दस्तखत किए। और छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे, एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने स्कूल में देखा होगा। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखते हैं कि इस निर्णय ने किस तरह से इसके बाद और क्या हुआ, कैसे निर्णय लिया गया, क्या हुआ, क्या सर्कुलर था, ये सब हमको देखने के लिए हमको मिला कि किस तरीके से इसका सर्कुलेशन बिगड़ा। हो गया। इस सरकारी आदेश ने कब एक नीतिगत फैसले की घोषणा की, इसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार के पदों और सेवा में 27% सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। और अब जितनी जाति समूह को सरकार पिछड़ी जाति मानेगी, उनका एक और नाम सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। अब नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही मिल रहा है। अब SEBC यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरे वर्ग की तैयार की जा रहा था और इसमें 27% आरक्षण फीसदी नौकरी के लिए प्रतियोगी नहीं कर सकते। यानी कि अगर 100 नौकरी है, 100 नौकरी में से 27% इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। किसके लिए? SEBC के लिए। कितनी? 27%। और कोई इसमें अप्लाई नहीं करेगा, केवल ये लोग ही अप्लाई करेंगे। निर्णय करने वालों में इन विज्ञापनों को जारी करने का फैसला किया गया। जाहिर है कि उस व्यक्ति में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। हाथ उस दस्तावेज पर थे जिस पर वो मित्र आपके मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश को लागू करने का अधिकारी था। क्रमिक प्रशासनिक विभाग के मंत्री ने भी यह खुद निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में यह देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो रहे होंगे। आप पिछली कक्षा में इनके बारे में कुछ पढ़ लिया है और आप फिर एक बार इन प्रमुख सरकारी चीजों पर आप नजर डालेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वह औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन करता है? सारे अधिकार, सारे घोषणाएं, सब कुछ वही करता है। तो एक बहुत बड़ा प्राधिकारी होने की वजह से उसको बहुत कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्राप्त हैं, जिनका वो प्रयोग अच्छे से करता है। क्लियर है? ताकि आपको क्लियर हो क्या राइट्स है। अब देखिए, इतना हो गया। अब यह सरकारी आदेश एक लंबी घटना का परिमाण था। अगर यह आदेश आया था तो ऐसा नहीं कि आज ही एकदम निकल के आ गया, एक बहुत लंबी घटना इसके पीछे चली। सरकार ने 1789 में यह पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया, एक OBC आयोग बनाया, अदर बैकवर्ड कास्ट। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। अध्यक्ष कौन बने? BP मंडल। इस कारण से आमतौर पर इसे मंडल आयोग कहा गया। जो उसकी अध्यक्षता करता है उसी को बोलते हैं मंडल आयोग। इसे भारत में सामाजिक दृष्टि से पिछड़े सामाजिक वर्गों के मापदंड तय करने और पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया।
कि भैया ऐसे बेंचमार्क पहचान करिए कि जिसके वजह से पिछड़ापन है, कैसे दूर करें, कौन से फैक्टर जुम्मा ये देखना है। और 1980 में सिफारिशें दी। इस आयोग के सुझाव पर सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की रिपोर्ट इस सिफारिश में संसद में पेश की गई। इस पर चर्चा हुआ कि भैया ये रिपोर्ट है जो पिछड़े वर्ग में है। अब देखिए पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जाति आपकी शामिल है, क्लियर है, ये हमको देखना है। देखिए इसमें कुछ बहुत चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, छूट गई थी, ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये नोट कर लीजिए। मंत्रिमंडल की बैठक का कामकाज अधिकतर और सारे जुड़े निर्णय लेता है, क्लियर है। और संसद में राष्ट्रपति 2 अलग सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता होगा। इसको लोअर हाउस और इसको अपर हाउस कहते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य से बहुमत प्राप्त होने के बाद ही कोई आदमी पीएम बनता है। जैसे बीजेपी पार्टी है इस टाइम और बीजेपी पार्टी को बहुमत मिल रखा है, तो बीजेपी पार्टी का क्या होगा, पीएम होगा और उन्हीं की सरकार के रूप में कार्य करेगा, क्लियर है। देख लिया, पहचान आपको दिखाई गई है। तो हुआ क्या, अब एक आयोग बना जिसका नाम है बीपी मंडल आयोग। और कब आया ये, 1980 में। इसने क्या कहा कि भैया ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 20% आप जो सीट है आप उनको क्या कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। कहां पर, जो आपके शैक्षणिक चीजें हैं, जो आपका शैक्षणिक चीज है। अगर आप चाहते हैं कि ओबीसी का वाकई में विकास हो तो आप देखिए शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर पर, क्लियर है। ये सारी चीजें ओबीसी आयोग ने अपने रिपोर्ट्स में रखी और ये रिपोर्ट कहां रखा गया, ये पूरा इसको रखा संसद के पटल पर। तो संसद के पटल पर ये गया। अब गया तो क्या होगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा आपकी चर्चा करेगी। चर्चा कौन करेंगे, चर्चा होगी दोनों सदनों में। दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और दूसरा सदन लोकसभा। अब ये बिल कहीं भी पहले रखा जा सकता है, इन दोनों में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद ये पास होगा, पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये बिल आपका पास हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, विधेयक। और विधेयक पास होने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरी चर्चा होती। कानून का बहुत लंबा है कि बनता कैसे है इसके विषय में। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि भैया 1979 में कैसे ओबीसी आयोग बना और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बीपी मंडल ने, बीपी मंडल। और इसलिए क्या कहा गया इसको, मंडल आयोग, क्लियर रहेगा। चलिए देख लीजिए इसको। देख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने के बाद वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और इसने नेता बीवी रणुक ने प्रधानमंत्री बने। और इस घटना हुई कि नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल आयोग को रिपोर्ट करने की अपनी मंशा जाहिर की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक औपचारिक निर्णय लिया गया और अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान जारी किया और यह निर्णय लिया कि बीपी सिंह ने निर्णय जारी किया कि दोनों सदनों को सूचित किया जाएगा, यानी कि चर्चा आएगी। पहले आपका जो बिल है
वो आपका पटल पर आएगा। पटल कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की बात कर रहा है, तो यही वो पटल है जिनकी बात कर रहा है कि दोनों पटले पर बिल आएगा। क्लियर है? अब बिल कहां गया? दोनों पटलों पर। कैबिनेट मिशन का फैसले को क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय से मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्र की सरकार की तरफ से ली गई। अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए 13 अगस्त 1990 को। ओएमएस नंबर ये यानी के दिन क्या हो गया? इसको पास हो गया। क्लियर है? इस तरीके से ओबीसी जो आयोग था वो आपका हमारे सामने आया। तो क्या बना? ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, 1990। क्लियर है? इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से ओबीसी जो मंडल है, जो कमीशन है, हमारे सामने फॉर्मेशन के रूप में है। क्लियर है? देखा है इसने? चलिए देख लिया। अगले कुछ महीने बाद यह आदेश सबसे ज्यादा आपका चर्चित मुद्दा बना, और आप देखेंगे चर्चित मुद्दा क्यों ना बनता, क्योंकि ये इतना विषय था कि जब नौकरी आरक्षण की बात आई तो सामान्य वर्ग ने इसका विरोध किया होगा उस जमाने में। ये देखिए, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे सामने दिखाई दी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज थोड़ा सा हमने कम पढ़ा है ताकि हम सब आपको समझ सके कि जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। नया पैटर्न आपको देखने पढ़ने को मिलेगा, सीखने को नई नई चीजें मिलेंगी। क्लियर है? थोड़ा पिछला भी आपका रिकॉल होगा चीजों को लेकर। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।